तक हम रिवाइज करते हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने आपको अकाउंटिंग क्या है ये समझाया था। जल्दी से बताओ एक बार डेफिनेशन अकाउंटिंग की। हाँ बोलो जल्दी से। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, and communicating financial informations to the users. क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि यूजर्स कौन है, इसको हमने कल डिस्कस किया था, परसों हमने देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के यूजर हैं, है ना। इंटरनल यूजर में कौन कौन थे? मैनेजमेंट, ऑनर और एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल में कौन कौन थे? बैंक, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, पब्लिक, ये सब कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स। कल फिर हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, आई होप सबको क्लियर होगी। कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स, लायबिलिटी बस पढ़ा था। आज हम ड्यूअल एस्पेक्ट को समझेंगे, ठीक है। वैसे आप लोगों ने ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग वहीं से शुरू करते हैं एक बार। चलो, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो। एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट, एंड ऑलवेज द टोटल ऑफ डेबिट साइड विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ये कौन बोलता है? ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? वापस से बोलो। अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनके कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो, है ना। मिनिमम दो एस्पेक्ट होंगे, दो से ज्यादा तीन और चार भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो एस्पेक्ट तो होते ही हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट, एंड ऑलवेज द टोटल ऑफ डेबिट साइड विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। और इसी वजह से अगर आपको पता हो तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच होती है ना। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं एंट्रीज में, ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। और उसके लिए मैं आप लोगों को एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, हमारे अकाउंटिंग की एक इक्वेशन है कि हमारी जो असेट्स होती हैं, और असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड में ही हम कैपिटल को लिखते हैं, ठीक है। तो असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटी एंड कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों को मिला के दोनों का टोटल किसके बराबर होगा? असेट्स के बराबर होगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे और हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को समझेंगे कि किस किस तरीके से उस ट्रांजेक्शन से कौन कौन से एस्पेक्ट हमारे अकाउंटिंग में अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं इस पेज पे, और उस पेज पे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहला ट्रांजेक्शन लिया, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। रमेश ने 1,00,000 रुपए लगाकर बिजनेस चालू किया, ठीक है। चलो, अब इस ट्रांजेक्शन से हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट आएगा? पहला, रमेश ने कैश दिया तो बिजनेस में क्या आया? कैश। दूसरा, रमेश ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट आ रहे हैं। पहला मेरे पास जो एस्पेक्ट आ रहा है दैट इज कैश, ठीक है। मेरे बिजनेस में कैश आया, कैश मेरी असेट से, तो मैं असेट्स में एक हेड ओपन करता हूं कैश का। पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखता हूं, मेरे पास कैश आया कितना बेटा? 1,00,000 रुपए, ठीक है। दूसरा, जो 1,00,000 रुपए रमेश ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी वो उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल। तो यही 1,00,000 रुपए का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? मेरी कैपिटल में। समझ में आया? रमेश ने 1,00,000 रुपए लगाकर बिजनेस चालू किया, 1,00,000 रुपए बिजनेस में कैश आया, और 1,00,000 रुपए उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब उसने बिजनेस खोला, अगले दिन सबके बैठने के लिए चेयर, काउंटर वगैरह लेके आया, मतलब फर्नीचर लाया, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं हम, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश। 20,000 रुपए की वैल्यू का वो क्या लाया? फर्नीचर, ठीक है। अब जैसे ही वो फर्नीचर लाया तो इसके बिजनेस में दो इफेक्ट आएंगे। पहला, बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। हमारी असेट्स आई क्या नाम से? फर्नीचर। तो मैंने असेट्स में एक और हेड बनाया, ट्रांजेक्शन नंबर 2।
मेरे पास फर्नीचर आया, वैल्यू बोलो 20,000, और मेरे पास फर्नीचर जो मैंने खरीदा वो कैसे खरीदा, इन कैश, तो मेरे पास से कैश गया, जो माइनस होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और जैसे ही आपकी दो इक्वेशन हो जाएगी उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि इन दो ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस में असेट्स एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है। ठीक है, चेक करते हैं। हमारे बिजनेस में कैश है कितना, 1 लाख था, 20,000 रुपए का मैंने पेमेंट कर दिया, अब कितना बचा, 80,000 रुपए। फर्नीचर है मेरे पास कितने का, 20,000 का, लाइबिलिटी अभी तक कुछ भी नहीं आई है, और कैपिटल मेरी कितनी है, एज इट इज 1 लाख। बोलो शुरू के दो ट्रांजेक्शन में किसी को कोई परेशानी। 1 लाख रुपए बिजनेस चालू किया कि बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैपिटल आई। 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में 20,000 का फर्नीचर आया, और बिजनेस से 20,000 रुपए कैश गया, तो कैश में से माइनस करना है। कैपिटल में बेटा इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। देखो कैपिटल में क्या आता है बताता हूं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये कैपिटल से माइनस करना है, इनकम एंड प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करना है। ठीक है, जैसे अपन लोग P&L बनाते हैं तो उसका नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड कर देते हैं, कैपिटल में, तो हमने इनकम एक्सपेंसेस को अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड किया, कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सारे इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस करके जो नेट बैलेंस बचा उसको हम कहाँ लेकर आए, कैपिटल में। तो यहां पर अभी हम सिर्फ एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो इनकम और एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस करना है। इसके अलावा अगर ड्राइंग भी करिए तो कैपिटल से माइनस होगी, है ना। उसके अलावा इनकम प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होंगे, या एडिशनल कैपिटल लेके आए तो वो भी कैपिटल में प्लस होगी। ठीक है, चलो ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। बेटा बातें मत करो। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में माल खरीदा 25,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए का आप कैश में माल खरीद के लाए। चलो बिजनेस में क्या आया आपके पास, गुड्स खरीदा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक मेरे बिजनेस की क्या होगी, असेट्स, तो असेट्स में मैंने एक और हेड बनाया किसका, स्टॉक का। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 3, मेरे पास स्टॉक आया, वैल्यू बोलो कितनी, 25,000। ठीक है, 25,000 रुपए मैंने स्टॉक में लिखे। कैसे खरीदा, इन कैश, तो जब मैंने माल खरीदा होगा तो पैसा दिया होगा, तो मेरे बिजनेस में से क्या गया, कैश गया, तो यहां से मैंने 25,000 रुपए माइनस कर दिए। क्या फर्नीचर और कैपिटल में कोई इंपैक्ट जाएगा, नहीं। समझ में आया। न्यू इक्वेशन निकालते हैं वापस से। 80,000 का कैश था, 25,000 रुपए गया, कितना बचा, 55,000। 55,000 कैश, 20,000 का फर्नीचर, 25,000 का स्टॉक, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, कैपिटल अभी भी कितनी है, 1 लाख। ठीक है, ये हमेशा इज इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए। ठीक है, 55 20 75 75 और 25 1 लाख इज इक्वल टू के उस तरफ भी कितना है, 1 लाख। ठीक है, ये अगर मिसमैच हो रहा है मतलब हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में कहीं ना कहीं गलती करी है, उसका गलत इफेक्ट दिया है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 लेते हैं। वापस से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, आपने मोहन से माल खरीदा 30,000 रुपए का। कितने का माल खरीदा, 30,000 का। ठीक है, चलो अब हमने माल खरीदा तो हमारे पास क्या आया, अगेन स्टॉक। वापस से माल खरीदा, गुड्स खरीदा, तो हमारे पास क्या आया, स्टॉक। बोलो कितने का, 30,000 का। तो 30,000 रुपए की मेरे स्टॉक की वैल्यू और बढ़ जाएगी, है ना। अब अगर मैंने कैश में खरीदा होता तो मेरे पास से कैश चले जाता, लेकिन क्या मैंने कैश में खरीदा है, नहीं, उन्होंने इन कैश वर्ड नहीं दिया, उसकी जगह पार्टी का नाम दिया है। तो जब भी आपको इन कैश वर्ड नहीं दिया है और किसी पार्टी का नाम दिया है तो हमें क्या अज्यूम करना है, हमने क्रेडिट में परचेस किया है। ठीक है, तो जिससे मैंने उधार में माल खरीदा, परचेस किया, और जिसको मुझे पैसा देना है, बताओ वो कौन हुआ, क्रेडिटर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे बिजनेस की क्या होती है, तो क्रेडिटर्स में जाओ, यहां पे लिख दो 30,000 रुपए। ठीक है, क्रेडिटर का एक नया हेड ओपन होगा। कैश, फर्नीचर और कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। वापस से हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं। कैश अभी भी मेरे पास 55,000 रुपए, 20,000 रुपए की वैल्यू का फर्नीचर है,
25 का स्टॉक था, 30,000 का मैंने और खरीदा, स्टॉक कितना हो गया बेटा? 55,000 का। 30,000 रुपए के आपके पास क्रेडिटर हैं और 1 लाख रुपए की वैल्यू की आपके पास क्या है? कैपिटल है। समझ में आया सबको? एक बार टोटल मैच कर लो। 55 55 1 10 और 20 1 30 इज इक्वल टू के इस तरफ भी कितना दिख रहा है? 1 30। ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 हो गया। 5 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹20,000 इन कैश। चलो, क्या बोल रहा है? 15,000 की कॉस्टिंग का माल आपने बेच दिया कितने में? 20,000 रुपए में। भाई जितने में लाए उससे ज्यादा में ही बेचोगे। 15 में लाया, 15 में थोड़ी ना बेचूंगा। 15 का माल मैंने कितने में बेचा? 20 में। ठीक है। और वो भी कैसे बेचा है? इन कैश। चलो इफेक्ट बताओ। अगर आपने माल बेचा, आपके पास से क्या गया? स्टॉक गया कितने का? 15,000 रुपए का। समझ में आया? कितने की कॉस्टिंग का स्टॉक था? 15,000 की कॉस्टिंग का था, तो मैं स्टॉक में से कितना लेस करूंगा? 15,000। 15 का माल मैंने बेचा कितने में? 20 में। तो मेरे पास पैसा कितना आएगा? 5 5,000 आएगा। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ पैसा कितना आएगा। ठीक है, तो आपके पास केश कितना आया? 20,000। ठीक है, तो केश में ऐड किया हमने 20,000। समझ में आया कि नहीं सबको? भाई 15 की कॉस्टिंग का माल बेचा तो आपके पास से स्टॉक गया कितने का? 15 का। बेचा था 20 में, तो मेरे पास कैश कितना आया? 20,000। अब 15 की कॉस्टिंग का माल आपने 20 में बेचा, तो बताओ 5,000 का प्रॉफिट पक्का? ठीक है, तो 5,000 का जो प्रॉफिट है वो कहां ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। चलो, कैश की बात करते हैं। 55,000 रुपए मेरे पास कैश था, 20,000 रुपए और आ गया, कितना हो गया? 75,000। फर्नीचर अभी भी 20 का है। 15,000 रुपए का स्टॉक सेल किया था, तो हमारे पास से जाएगा, डिक्रीज होगा, है ना? आपके पास स्टॉक कितना था? 55, जिसमें से 15 का आपने बेच दिया, तो अब कितना बचा? 40,000। क्रेडिटर एज इट इज 30 के, और कैपिटल कितनी हो गई? 1,05,000। टोटल 1,35,000 इज इक्वल टू के इस तरफ देखो, 95 एंड 40 135। क्लियर? बहुत बातें कर रहे हो तुम तीनों चारों। हाँ, अरे ऐसी की तैसी पार्सल की, यहाँ पे ध्यान दे। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना। एंट्री नंबर 6। अगेन माल बेचा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹15,000। ठीक है। आगे लिखा है रिसीव्ड ₹5,000 इन कैश। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन को और ट्रिकी बनाते हैं। ठीक है, 10 का माल कितने में बेचा? 15 में। लेकिन हमारे पास कैश में कितना पैसा आया? 5,000 रुपए। ठीक है, चलो इफेक्ट बताओ, कौन बताएगा? हम्म, बताओ। क्या इफेक्ट आएगा? 10 का माल 15 में बेचा है, एक एक इफेक्ट बताओ चारों लोग। 5,000 कैश में जाएगा। वेरी गुड। 10 का माल 15 में बेचा और कैश कितना मिला है? 5,000। तो 5,000 रुपए तो ऐड कर दो कैश में, एक तो बच गया। तू बता अब। 10,000 का माल 15,000 में बेचा है, सामने वाले ने 5,000 रुपए दिए हैं। वेरी गुड। स्टॉक में से कितना जाएगा? 15 जाएगा। स्टॉक में से जाएगा 10,000। 10 का माल 15 में बेचा है। ठीक है, तो 10 का स्टॉक गया। अब 15 में बेचा था, 15,000 रुपए कैश आते तो अपन कैश में कितने लिखते? 15। लेकिन आए कितने? 5। तो कितने लिखे? अभी भी 10 आना बाकी है। तो जिनसे पैसा लेना है बताओ वो कौन हुए? डेटर्स। तो असेट्स में एक और हेड ओपन होगा, डेटर्स। कितने रुपए का? 10,000 का। चलो, हो गए सारे इफेक्ट? नहीं, एक और बचा है, बताओ कौन सा? 10 का माल कितने में बेचा? 15। 5 का प्रॉफिट कहां जाएगा? 5,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, चल।
न्यू इक्वेशन निकालते हैं। 75 का केस था, 5000 और आया, 80,000। 20,000 का फर्नीचर है, 40 में से 10 का स्टॉक गया, 30,000। 10,000 के डेटर हैं, 30,000 के क्रेडिटर हैं, 1,10,000। टोटल मैच करो एक बार, 140 है ना। ठीक। ट्रांजेक्शन नंबर 7, पेड रेंट ₹10,000 एंड सैलरी ₹12,000। चलो बताओ, रेंट दिया 10,000 रुपए और सैलरी दी 12,000 रुपए, क्या इफेक्ट जाना चाहिए इक्वेशन में? एंट्री नंबर 7, आपके पास से कैश किया, बताओ कितना? 22,000। 10,000 रुपए रेंट दिया और 12,000 रुपए सैलरी दी, तो टोटल मेरे पास से पैसा कितना गया? 22,000। वेरी गुड, तो 22,000 रुपए हमने माइनस कर दिए कैश में से। ठीक है, दूसरा इफेक्ट बताओ। कैपिटल में से, क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उसको कहां से माइनस करना है? कैपिटल से। ठीक है, तो 22,000 रुपए मेरे खर्चा हुए, तो मैं कैपिटल में से इसको माइनस। न्यू इक्वेशन बताओ। 58, पक्का ना? चलो 20,000 ये एज इट इज, 30,000 का स्टॉक है, 10,000 के डेटर हैं, 30,000, और एक 10 में से 22 माइनस करना, 88,000। ठीक है, मैच करो टोटल एक बार। 1,58 और 50, 2,08,000। नहीं 10 है ये तो, ठीक है। 68, 20, 88, 88 और 30, ठीक है, हो रहा है मैच। ट्रांजेक्शन नंबर 8, पेड टू मोहन। ठीक है, मोहन से हमने माल खरीदा था कितने का? 30,000 का। ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट। क्या लिखा है? हमने मोहन को कितने रुपए दिए? 28,000। कैसे दिए? फुल सेटलमेंट में। चलो इफेक्ट बताओ जरा। मोहन कौन है पहले तो ये देखो, क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा, कितना पैसा दिया उसको? 28,000। तो सबसे पहले तो कैश में से माइनस कर दो, कितना? 28,000। ठीक है, चलो दूसरा इफेक्ट बताओ। लाइबिलिटी में से क्रेडिटर माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसको पैसे दे दिए, तो क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई या नहीं? ठीक है, कितने से कम हो जाएंगे क्रेडिट? पूरे 30 से कि 28 से? बोलो जल्दी से। फुल सेटलमेंट हो गया तो कितने से करेंगे? 30 से। अगर देखो सेटलमेंट का मतलब समझते हो ना, सेटलमेंट मतलब क्या है? जैसे अपने से कोई मान लो 52,000 रुपए मांग रहा है, हमने बोला कि भाई ये 50,000 रुपए रख, खत्म कर। इसका मतलब क्या हुआ कि बचे हुए 2,000 रुपए हम उसको देंगे क्या? नहीं, हमारे बीच में क्या हो चुका है? सेटलमेंट। तो वैसे ही मोहन हमसे मांगता था 30, हमने 28 दिए और सेटलमेंट हो चुका। तो क्या अब वो हमारा क्रेडिटर रहा? नहीं रहा ना। अगर आपने यहां से 28 माइनस किया तो अभी भी बुक्स में 2,000 रुपए के क्रेडिटर शो होंगे, दैट मीन्स अभी भी मोहन को 2,000 रुपए देना है। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट हो गया तो बताओ मोहन को कोई पैसा देना है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पूरा 30,000 रुपए से मोहन को माइनस करेंगे, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब एक और इफेक्ट, कैपिटल में प्लस होंगे, कितने? 2,000। क्यों? क्योंकि मुझे देना थे 30, मैंने दिए कितने? तो 2,000 रुपए मेरे बच गए, और 2,000 रुपए जो मेरे बच गए वो मेरी इनकम हुई, तो 2,000 रुपए मैं कहाँ ऐड कर देता हूं? क्या समझ में आया? न्यू इक्वेशन निकालते हैं। कितना बचा? 30,000। 20 का फर्नीचर, 30 का स्टॉक, 10,000 के डेटर, ये 0 हो गए है ना, और ये हो गए तुम्हारे 90,000 की कैपिटल। रिसीव्ड ₹8,000 फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से आपको 8,000 रुपए मिले। बताओ डेटर से कितने पैसे लेने थे?
10,000 भाई, अपन ने 10 का माल 15 में बेचा था, 5 तो उसने दे दिए थे, 10 अभी भी लेना बाकी थे, तो बुक्स में डेटर कितने थे? 10। डेटर ने आपको 8,000 रुपए का पेमेंट किया, बताओ क्या एंट्री करोगे? 8,000 रुपए आए तो कैश में ऐड कर दो 8,000 रुपए, ठीक है। डेटर में से माइनस हो जाएंगे कितने? 8,000। ठीक है, यहाँ पूरे 10 तो नहीं करोगे, क्योंकि जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है तब तक हमें अज्यूम नहीं करना है कि बचे हुए पैसे वो नहीं देगा। समझ में आया? अगर क्वेश्चन बोल देता कि भाई फुल सेटलमेंट में वो 8,000 दे रहा है, तो फिर अपन मान लेते कि अब बचे हुए 2,000 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है तो ठीक है, उसने अभी 8 दिए, बचे हुए 2,000 रुपए बाद में देगा। ठीक है, तो अभी जितना पैसा रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कर लो। ठीक है, न्यू इक्वेशन निकालते हैं। 38,000 आपके पास क्या हो गया? कैश। 20,000 का फर्नीचर, 30,000 का स्टॉक, 2,000 के डेटर अभी भी बुक्स में है। जीरो का हो गया क्रेडिटर, ये अभी भी एज इट इज 90,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 10। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर। चलो, फर्नीचर कितने का था भाई? 20,000 का। एंट्री नंबर 10, 10% डेप्रिसिएशन, 20,000 पे 10% कितना हो गया? 2,000। दूसरा इफेक्ट बताओ? कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से कम हो जाएगी और दूसरी तरफ कैपिटल 2,000 रुपए से कम हो जाएगी। न्यू इक्वेशन, 38,000, 18,000, 30,000, 2,000 एंड 92,000। टोटल करके देख लो, असेट्स का 92 आ रहा है क्या? माइनस है ना? हाँ, 88। चेक कर लो 88 आ रहा है या नहीं। 8 और 2 10, 20, 50। हाँ, ठीक है, 88 आ रहा है। डन, समझ में आया सबको? चलो, पहले ट्रांजेक्शन नोट डाउन करो, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन। तुम लोगों को कुछ नोट्स वगैरह मिले हैं क्या? नहीं? किसी भी सब्जेक्ट के? ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है तुम सबका? कम्युनिटी है? हाँ, ऑनलाइन बच्चों, बोलो, किसी को कुछ डाउट है? दिस इज एन इंटरप्रेटर सेम बेटा, मयूर।
बोल बेटा क्या बोल रहा है तो। हाँ ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। आप लोगों को बुक मिल जाएगी जब तक मैं चैप्टर वन के जो मेरे मतलब आपका जो चैप्टर वन रहेगा बुक में उसका पीडीएफ में आपको शेयर करवा रहा हूँ कम्युनिटी में, ठीक है। हम्म। बोलो। लिख लिया ये। चल मैंने ग्रुप में शेयर करवा रहा हूँ, पीडीएफ भेज दिया, आ जाएगा आपके ग्रुप में। हाँ मयूर भैया बोलो क्या क्या समस्या है। देख इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस एक ही पार्ट होता है। हम ट्रांजैक्शन को एनालिसिस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब उसको एनालिसिस करके उससे इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। तो डेटा आर सेम थिंग। और दूसरी चीज, हाँ क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, उसके बाद जनरल करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पहले कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर वन। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे आएंगे। कहाँ से हो मयूर आप? देवास से, ठीक है भाई। मैसेज आ जाए कम्युनिटी में तो बता देना भाई। भाई सिस्टमेटिक सारे सॉल्यूशन आप लोग मेंटेन रखना, है ना। जो भी अपने बुक के क्वेश्चन है उनके सारे सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। अदरवाइज आप एग्जाम टाइम में बहुत स्ट्रगल करोगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। और अगर आपने सर्च किया ऑनलाइन तो भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन अलग मेथड से मिले, ठीक है। आ गया। तो सिस्टमेटिक कॉपी मेंटेन करें। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को सॉल्व करना है। जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसका पेज नंबर 9 चेक करो बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। चलो ऑनलाइन बच्चों सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ चेक करना। हाँ अभी नहीं तो कहाँ करोगे। बताया था होमवर्क वाला काम नहीं अपना। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, है ना। शर्माना मत कि बाकी सबको आ गया, ये भी ढोरी हैं सब। इनको जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से। नो होमवर्क, अभी सॉल्व करो अर्पित। कम से कम 10-12 दिन अभी अपना ये बेसिक चलेगा। बेसिक इन द सेंस इसको ये मत समझना कि आउट ऑफ द सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ आपका बेस क्लियर करने के लिए, ये सिलेबस का ही पार्ट है ना। चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा चलेगा 10 से 12 दिन तक। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। शेयर कैपिटल वाला पोर्शन चालू करेंगे। तो पूरा फ्लो में एक ही बार में शेयर कैपिटल निपटाएंगे अपन, इश्यू ऑफ शेयर, बायबैक, बोनस।
राइट इशू, ईसॉप, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सब उसी टॉपिक में अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वो जो टॉपिक है अपना कम से कम 1.5 से 2 महीने तक चलेगा अकेला। नहीं, इक्वेशन। पढ़ क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाँ, कोई नॉन कॉमर्स वाले ने ज्वाइन किया हो अभी बाद में? सब कॉमर्स बैकग्राउंड है? ऑनलाइन में कोई नॉन कॉमर्स? मैंने जो आपको ग्रुप में एक पीडीएफ आया होगा बेटा अकाउंट्स का, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, उसमें पेज नंबर 9 पे जाओ आप, पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। अरे बहुत सारे भूले भटके आ भी जाते हैं पीसीएम वाले। अकाउंट्स की पढ़ाई मेरे साथ स्टार्टिंग से ही करना। अगर आपने इसको मजे में लिया भाई, अकाउंट्स बाद में जाके इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको बिल्कुल बाउंसर जाएगा, है ना। आगे बहुत भारी भारी टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने को, तो बेस क्लियर रखना तो आगे परेशानी नहीं आएगी। हाँ बच्चों, बीच में एडवांस कमीशन आ रहा है, पहुंचे क्या वहां तक सब? पहुंच गए? चलो उससे पहले मैं आपको दो चार टर्म समझा दूं। देखो ठीक है, ये चार टर्म्स हैं, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस में इसके एडजस्टमेंट आए तो आपको समझ में आए। ठीक है, पहली टर्म मैंने लिखी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी से। ऐसे खर्चे जिनकी सर्विसेज आपने यूज कर लिए लेकिन जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दुकान का आपने 2 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, ठीक है, तो 2 महीने से बिल नहीं भरा मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम कर ली लेकिन जो उसका पेमेंट था वो भी करना बाकी है, तो ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल, है ना। तो ऐसे सारे खर्चे जो आपने यूज कर लिए लेकिन जिनका पेमेंट करना बाकी है उनको क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लाइबिलिटी। अगला वर्ड कौन सा दिख रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट पहले कर दिया और सर्विसेज हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं। जैसे प्रीपेड सिम हम लोग यूज करते हैं, प्रीपेड सिम में हम लोग क्या करते हैं, पहले रिचार्ज करवाते हैं 3 महीने का, फिर 3 महीने तक उसकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो ऐसे सारे खर्चे जिनका पेमेंट हम पहले कर देते हैं और जिनकी सर्विसेज हम बाद में यूज करते हैं, ऐसे खर्चों को क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये मेरे बिजनेस की क्या होती हैं, असेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम
जो मैंने कमा ली है लेकिन मिलना बाकी है, ऐसा पैसा जो मैंने कमा तो लिया है लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? एक्रूड इनकम। जैसे अपन ने किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पे दिए, उसको बोला भाई हर महीने 5,000 रुपए ब्याज लगेगा, अब उसने 3 महीने से आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है, मतलब आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है, 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, आपने अर्न कर लिया है, लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है, जो आपने कमा ली है लेकिन आपको कैश में रिसीव नहीं हुई है, ऐसी इनकम को एक्रूड इनकम बोला जाता है। ये भी मेरे बिजनेस की क्या होती है? असेट्स होती हैं। लास्ट इज एडवांस इनकम, ऐसी इनकम जो मुझे रिसीव तो हो गई है लेकिन मैंने अभी तक कमाई नहीं है, जो मैंने अर्न नहीं किया फिर भी मुझे पहले ही रिसीव हो गया है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? एडवांस इनकम। अगर मान लो 2 महीने का इंटरेस्ट मेरे को पहले ही दे देगा, तो पैसा तो आ गया लेकिन 2 महीने पहले दे दिया, अभी मैंने वो पैसा कमाया है क्या? वो मुझे अर्न हुआ है क्या? नहीं। तो जो आपने अर्न नहीं किया फिर भी आपको रिसीव हो गया, उसको क्या बोला जाता है? एडवांस इनकम। ये मेरे बिजनेस की क्या होती है? लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर जो एडवांस कमीशन दे रखा है भाई, एडवांस कमीशन मिला मतलब पैसा तो आ गया, तो कैश में लिख लो एक इफेक्ट तो उसका। दूसरा इफेक्ट वो आपकी अभी क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी में एक अलग से हेड ओपन होगा एडवांस कमीशन के नाम से।